हेलो। आज की कहानी गिरगिट। इसे मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इसको वैशाखन ने लिखा है। गिरगिट। शहर से लौटते ही उसने सारे पैकेट पत्नी के हाथ में थमा दिए। उनका लड़का थोड़ी दूर पीपल के नीचे खेल रहा था। पापा को देखते ही वह दोस्तों को छोड़कर माँ के पास दौड़ आया। दोनों खुशी खुशी पैकेट खोलने लगे। वह थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर कपड़े उतारकर सिर्फ लुंगी पहनकर बरामदे में आया और आराम कुर्सी में पैर पसार कर सुस्ताने लगा। खुली शाम थी और सुक्त धूप फैल रही थी। उसने आंखें मूंद ली। कल दीपावली है। नगर में बहुत भीड़ भाड़ थी। दुकानों में इतनी भीड़ थी कि करीब करीब जाना भी मुश्किल था। हर कोई सपरिवार दुकानों के सामने जम गया था। उनकी आंखों में लालच की लहरें दौड़ रही थी। सभी पैसे बहा रहे थे, लेकिन वह दीपावली के वास्ते मिले पैसे जेब में रखे इधर उधर घूम रहा था और उमस में पसीना पसीना हो रहा था। आखिरकार कुछ जरूरी चीजें खरीद ली, फिर कांच की चूड़ियां और बेटे के लिए पटाखे भी लिए। बस में भी भीड़ थी। वह बेहद थक गया, लेकिन गांव की नम हवा के हल्के झोंके से उसकी सारी थकावट दूर हो गई। इतने में जयश्री चाय लेकर आ गई। वह मजे से चाय के घूंट भरने लगा। पीपल के पत्ते बेतहाशा झूम रहे हैं। लगता है कि हर पत्ता ढलते सूरज से मिले सोने के मोती निहार रहा है। बेटे के दोस्त खेल रोककर उसके इंतजार में बेताब खड़े हैं। अचानक उसे गत साल की दीपावली याद आ गई। कुछ स्पष्ट और ताजी घटनाएं स्मृति पर चढ़ती गई। उन दिनों वे शहर के विस्तार टाउनशिप के निवासी थे। दरअसल वह ठेकेदारों और संप्रभात सफ़ेद पोश वर्ग का अड्डा था। वह अनजाने में वहां फंस गया था। उसके वेतन का अधिकांश हिस्सा मकान के किराए, बस के भाड़े और दूध में चला जाता था। उसके अलावा और भी कितनी दुविधाएं। दीपावली के दिन पड़ोसी ठेकेदार ने 500 रुपये के पटाखे खरीदे थे। दूसरे पड़ोसी ने 400 के। इतना ही नहीं, सीमा शुल्क में काम करने वाला उसका भतीजा अलग भी लाया था। ये खबरें बेटे ने बटोर ली थी। उसने कई बार पूछा भी, हम भी इतना क्यों नहीं खरीद सकते। उसके नाजुक दिल को ठेस पहुंचाए बिना कोई वाजिब जवाब देना था। इस विचार में तल्लीन हो पटाखों की कान फोड़ आवाज सुनता वह रात भर जागता रहा। टाउनशिप की जिंदगी उन्हें दीपावली के समय ही नहीं, हमेशा सताती थी। सिंगापुर से लौटी एक बधिर बधिर महिला वहां स्कूल चलाती थी। बेटे को वहीं नर्सरी क्लास में दाखिल किया था। पत्नी ने तो पहले मना किया, लेकिन उसका यही मन था कि शुरू शुरू से बच्चे का संबंध सभ्य संस्कृति से हो, यूं उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाए। बेटे के सहपाठी मामूली इंसान नहीं थे। शायद यूकेजी के बाद उसका बेटा बाहरी दुनिया को सही ढंग से समझने लगा था। कई शाम वह उदास लौटने लगा। हर दिन कोई न कोई दिलचस्प खबर भी लाता। पापा, कविता का नौकर दोपहर में उसके लिए दूध और बिस्कुट लाता है। आज सुरेश का शू फट गया, लेकिन वह तुरंत घर जाकर नया पहन आया। आज शैला का पिल्ला स्कूल आया, कितना प्यारा कुत्ता है। कल सुरेश भी अपना कुत्ता लाएगा। आज किटी का हैप्पी बर्थडे था। सबको 5 स्टार मिला, प्यून्स को भी। वह तो अनसुनी कर देता था, लेकिन जयश्री एक मनोवैज्ञानिक की तरह सही जवाब देती थी, इस डर से कि बच्चे को मनहीन भावना से ग्रसित ना हो। सुनकर उसके मन में भी तसल्ली होती थी। बेटा हमेशा सुरेश की बात करता था। वही उसका जिगरी दोस्त था। सुरेश उसे विदेशी चॉकलेट खिलाता था। एक दिन बेटे ने खुशबूदार रंगीन पैकेट भी दिखा दिया। रंग बिरंगे स्टिकर, महकता रबड़, नेम स्लिप आदि वह भी भेंट में दे देता। ऐसे ही एक दिन बेटे ने पूछा, पापा सुरेश तो इतना कुछ देता है, हमें भी उसे कुछ न कुछ देना चाहिए, है ना? यूं बार बार उसे ऐसी फालतू चीजें मत लिया करो। उसकी सलाह से बच्चे का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखें भी भर आई। जयश्री बोली, उसे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। सुरेश तो उसका दोस्त है। एक दिन स्कूल से आते ही बेटा शोर मचाने लगा, मम्मी आज 2 गिलास चाय चाहिए। खाने को क्या है, जो भी हो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। वह गुसल खाने में खड़ा सारी हलचल सुन रहा था।
बाहर आते ही बेटा तोप से छुटी गोली की तरह बोला, पापा, सुरेश आया है। यदि निदेशक अचानक निरीक्षण के वास्ते कार्यालय आ टपकते तो भी उसे इतनी घबराहट नहीं होती। यदि निदेशक द डायरेक्टर अचानक निरीक्षण के वास्ते कार्यालय आ टपकते तो भी उसे इतनी घबराहट नहीं होती। सुरेश आया है, जयश्री ने पूछा। तेरा सुरेश किधर है? वह बाहर खड़ा है। अरे बाप रे, उसे अंदर बुलाओ बेटा। अरे दोस्त के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्या? वह और बेटा दोनों बाहर निकले। सुरेश बरामदे में खड़ा था। उसकी आंखों में विस्मय और संदेह का मिला जुला भाव था। वह शर्मीला है। बेटा बोल रहा था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, मक्खन सा मुलायम। तो तुम ही हो सुरेश, शाबाश। उसके गोल मटोल चेहरे पर मुस्कान खिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ अंदर आया। थोड़ी ही देर में वह इतना हिल-मिल गया कि उसकी गोद में बैठकर गिलहरी की सी चिल-चिल आवाज में लगातार बोलने लगा। उसने स्केच पेंसिल से तस्वीरें बनाई, हाथी, घोड़े, बिल्ली। सुरेश तो उसे और तस्वीरों को बारी-बारी से देखता रहा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसे भी अपने आप पर मान हुआ। सुरेश अवश्य दूसरों से कहेगा मोहन के पापा कुशल चित्रकार हैं। जयश्री चाय लाई। बार बार कहने पर ही सुरेश ने पीना शुरू किया। अचानक बाहर हॉर्न बजा। सुरेश तत्काल घबरा गया। उसने गिलास टी पॉट में रख दिया। अभी उसमें चाय बची थी। फाटक के बाहर एक मस्त चेहरा दिखाई दिया। मे आई कम इन? वह थोड़ी हिचक और मुस्कान के साथ बाहर आया। बच्चे पहले ही आगे निकल लिए थे। माय डैड, सुरेश ने कहा। नॉटी बॉय, यू आर हेयर। सुरेश के डैडी को वेशभूषा एकदम आधुनिक थी। उन्होंने हंसते हुए सुरेश को गोद में ले लिया। घर में मेहमान आने वाले हैं। मैं सुरेश की तलाश में निकला था। मोहन का घर ढूंढते घूमता रहा। जो भी हो, आपसे मुलाकात हुई, अच्छा हुआ, फिर मिलेंगे। वह संकोच के साथ बोला, आप थोड़ा नाश्ता तो करें। दैट इज ऑल राइट, फिर कभी, डोंट ट्रबल योरसेल्फ। सुरेश के डैडी खुलकर हंसे, फिर कार की तरफ निकल लिए। बेंच धीमी गति से सरकने लगी। सुरेश ने धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए विदाई दी। वह और बेटा खड़े होकर देखते रहे। उनके जाते ही उसने अपने बेटे की ओर ध्यान से देखा। दुख, ईर्ष्या, घृणा जैसे कितने भाव उसके चेहरे पर झिलमिला रहे थे। अंदर आते ही बेटे ने कहा, पापा, हम भी कभी ऐसी कार खरीद कर लाएंगे। कितना घमंड था उसे। उसने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया था बेटे। उसने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया बेटे। सुरेश भला लड़का है। जयश्री तुरंत बोली। लेकिन उसके डैडी ने तो दिखाया था। सुनकर वह हंसा जरूर, लेकिन उसी पल निर्णय भी लिया कि आगे टाउनशिप में रहना अच्छा नहीं होगा। रूरल यूनिट में वैकेंसी होगी। दफ्तर जाते ही उसने आवेदन भेज दिया। यही सोचा कि बच्चे को घर में मलयालम पढ़ानी होगी, फिर गांव के किसी स्कूल में दाखिल करेंगे। थोड़ा समय लगा तो भी आखिर तबादला हो ही गया। गांव के स्वच्छ माहौल में आराम से बैठकर उसने ऐसी ही गुजरी जिंदगी के बारे में सोच लिया। जयश्री जब गिलास लेने आई तो पूछने लगी, चूड़ियाँ और पटाखों की क्या ज़रूरत थी? किसने कहा था लाने को? समझो, मैंने ही, उसने हंसते हुए जवाब दिया। अरे जैसा देश वैसा भेष। यहाँ तो दीपावली का पर यही रिवाज है, हम भी ऐसे ही चलेंगे। तब तक बेटा पटाखों का पैकेट थामे बरामदे में आ गया। पैकेट खोलकर फुलझड़ी, रॉकेट, अनार, गोले वगैरह तरतीब से रखने लगा। उसकी आंखों व होठों पर प्रकाश के फूल खिल रहे थे। देखकर बाप के हृदय में खुशी की लहरें उठने लगी। इतने में पीपल के नीचे मोहन के दोस्त जो उसके इंतजार में खड़े थे, सब उसे खोजते हुए आ गए। मोहन के बाप को देखकर उन्हें थोड़ा संकोच तो हुआ, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मोहन को घेर लिया। उनकी आंखों में एक सहमा हुआ कुतूहल छलक रहा था। बीच में किसी ने फुलझड़ी का पैकेट छू लिया। छुओ मत, बेटे की गर्जना सुनकर उसे भटका सा लगा। छूने वाले लड़के ने तत्काल हाथ पीछे कर लिया और थोड़ी दूर सरक गया।
उसके चेहरे पर एक मुजरिम का सा पछतावा छा गया। साथ ही सहज निर्भयता भी झलक रही थी। लड़के सब उसके परिचित थे। पैकेट छूने वाला कन्नन था। उसके चेहरे के भावों को उसने गहराई तक पहचान लिया। पिछले साल सुरेश अपने डैडी के साथ घर जाने के लिए जब कार में बैठा था, ऐसे ही भाव मोहन के चेहरे पर आए थे। जयश्री सब देख रही थी। वह प्यार से बोली, बेटा एक एक फुलझड़ी उन्हें भी दे दो। ऐसा लगा कि बेटे की आंखों में खून उतर आया हो। उसने घूरकर माँ की ओर देखा और झट से सारे पटाखे बटोरकर कागज की पेटी में बंद कर दिए। तत्काल सारा माहौल मनहूस हो गया। अजीब वीरानगी छा गई। कन्नन और साथी उठकर खड़े हो गए। एक दो पल ही वे वहीं अटके रहे, फिर घुटती खामोशी के टुकड़े की भांति घर से बाहर निकल गए। वह महसूस कर रहा था कि गले में कुछ न कुछ अटक गया है, जिसे बाहर निकालना नामुमकिन है। अपने बेटे से वह न जाने क्या क्या बोलना चाह रहा था। बेटे, वो तो गरीब बच्चे हैं, यानी उनके माँ बाप गरीब हैं। पटाखे की बात छोड़ो, 2 वक्त की रोटी तक उन्हें नसीब नहीं होती। उसे लगा नई जगह की जिंदगी तो जो आराम से खुशियां दे रही थी, सब झरझर निकल रही हैं। अपराध बोध का दुख हृदय में धुएं सा फैल रहा है। लेकिन बच्चों को जल्दी ही अपनी खुशी वापस मिल गई। उसने देखा वे एक झुरमुट के चारों ओर कुछ न कुछ तलाश रहे थे। फिर अपने फटे पतलूनों को संभालते हुए कूदते फांदते एक नया खेल खेलने की तैयारी करने लगे। उनका शोरगुल सुनते ही बेटा पटाखे की पेटी बरामदे में छोड़कर उस तरफ दौड़ता चला। दोस्तों ने उसका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने जुरमुट की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे उधर देखो, वही है। कैसी है उसकी आंखें, देखो तो सही। अरे वह खून का प्यासा है, पत्थर मारो साले को। अरे उसे छोड़ना नहीं। सब मिलकर पत्थर मारने लगे। वह भी उस तरफ गया, यह देखने की कोई सांप वाप तो नहीं। उसके आने पर ऐसा लगा कि बच्चे ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। वे हंसते हुए उसे देखते, फिर दुगने आवेग से पत्थर मारते। बेटे ने कहा, पापा वो एक गिरगिट है। उसने ध्यान से देखा। वह एक बड़े आकार का गिरगिट बचने के लिए इधर उधर बेतहाशा दौड़ रहा है। झुरमुट के पौधे तितर बितर हो गए हैं। गिरगिट की पूंछ पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बच्चों का उत्साह बढ़ गया है। वे नाचने कूदने लगे। अब तक गिरगिट बिल्कुल थक गया था। पैरों के बल खड़े होकर थोड़ा उचक कर उसने अपना मुंह सायास खोला और बंद किया। यह देखते ही बच्चे हल्ला मचाने लगे। फिर उस पर पत्थरों की बौछार हुई। बच्चों की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। देखते देखते उसे लगा कि ये पत्थर उसकी अपनी छाती पर ही पड़ रहे हैं। उसका दम घुटने लगा। आखिरी बार उसने गिरगिट की ओर देखा। वह निश्चल पड़ा है। खुले मुंह में से खून रिसने लगा है। अब उधर खड़ा रहना उसके लिए दूभर हो गया। वह जल्दी से घर वापस आया। बरामदे में पटाखों का पैकेट पड़ा था। उसने घृणा से सिर को एक झटका दिया, अपने कमरे में घुसा और खाट पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका दिल और शरीर बुरी तरह से दुख रहे थे। बाहर बच्चों की हलचल जारी थी। उसका मन चाह रहा था बच्चों से जोर से कहे, उसे पत्थर मत मारो, वह निरीह है, उसका कोई कसूर नहीं है। फिर भी क्या करें, पत्थर की मार से मरना ही उसके नसीब में है। घुटनों के बल थोड़ा उचकते हुए सिर ऊंचा करके उसने खिड़की की दराजों से एक बार बाहर देखने की कोशिश की। फिर धीरे से अपना सिर झुका लिया और खाट पर पड़े पड़े बेतहाशा हाँफने लगा। थैंक यू। और इसको अनुवाद किया है एम षणमुखन ने। थैंक यू सो मच।